नमस्कार मित्रों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप सभी मेरे मित्रगण सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के लिए मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप का जो टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है वो क्या होता है, किस प्रकार से ट्रांसजेनिक क्रॉप तैयार की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आपका जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होता है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की बात करेंगे, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ट्रांसजेनिक फसल। तो यहाँ पे आप ट्रांस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, स्थानांतरण, और जेनिक का अर्थ क्या होता है, जीन। तो जी हाँ दोस्तों, जीन का जो स्थानांतरण है उस जीन के स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक कहा जाता है। और जब जीन का स्थानांतरण किसी क्रॉप के अंदर किया जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दी गई जो डेफिनेशन है उसके अंदर बात करेंगे, आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी के जरिए किसी भी पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर एक नई किस्म प्रजाति की विकसित करना क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक फसल कहलाता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको, आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा या आपकी जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा किसी फसल के जीन को किसी दूसरी फसल के अंदर डालकर एक नई प्रजाति को विकसित करना ट्रांसजेनिक फसल कहलाता है। उसके बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ट्रांसजेनिक जो फसल थी वो सबसे पहले ट्रांसजेनिक जो क्रॉप थी वो कौन से थी। तो देखो मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम जो जीएन क्रॉप है, जीएम क्रॉप की बात करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड की क्रॉप की बात करेंगे, तो इसके अंदर पहला नंबर जो है वो आपके टोबैको का आता है। बताना चाहूंगा दोस्तों, फार्ले जो था उसने 1987 के अंदर अमेरिका के अंदर टोबैको की क्रॉप के ऊपर जेनेटिक मॉडिफाइड का सबसे पहले इसने रिसर्च किया और इसको सबसे पहले मान्यता दी गई लोगों के द्वारा। उसके बाद में अपन बात करेंगे, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो कौन सी है। आपसे पूछा जाए विश्व के अंदर सर्वाधिक एरिया के अंदर उगाई जाने वाली जो फसल है वो फसल कौन सी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वाधिक एरिया के ऊपर बोई जाने वाली जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसमें सोयाबीन फर्स्ट है, आपके मेज आपका सेकंड है और कॉटन जो है आपका थर्ड नंबर के ऊपर आता है। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन, मेज और उसके बाद में बात करेंगे कॉटन की। एक आता है विश्व में सर्वाधिक जेनेटिक फसल जो है वो किस देश के अंदर अपनाई जाती है। जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों की बात करेंगे तो भारत का विश्व के अंदर चौथे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जेनेटिक मॉडिफाइड आनुवंशिकी जो आपकी परिवर्तित फसल है वो फसल आपके सबसे ज्यादा अमेरिका में, अमेरिका के बाद ब्राजील में, नंबर थर्ड है आपके अर्जेंटीना और नंबर फोर्थ है आपके भारत में। तो आप लोगों से जेट, आईसीआर या प्री पीजी बैंक एसओ के अंदर यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएम फसलों के अंदर भारत का कौन सा स्थान आता है, तो मैं बताना चाहूंगा जीएम फसलों के अंदर भारत का जो नंबर है वो फोर्थ नंबर पर ये स्थित है। एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे अपन बात करेंगे GEAC जो आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर अप्रूवल जो कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल जो कमेटी है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, तो इसकी स्थापना 1987 के अंदर इसकी स्थापना की गई और जीएम फसलों को यहां पर इसके द्वारा क्या किया जाता है, मंजूरी दी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका GEAC जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की जो स्थापना है वो कब हुई, तो स्थापना 1987 के अंदर हुई आपके। और ये जो जीएम फसलें हैं उसको मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है, तो इस संस्था के द्वारा इनको मंजूरी दी जाती है। इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई। उसके बाद में बात करेंगे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जीएम फसल के रूप में किस क्रॉप को उगाया जाता है, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि भारत में जीएम फसल के रूप में सबसे ज्यादा जो आपकी कॉटन है, तंबाकू है, उस तंबाकू की फसल को जीएम क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। यहां पर जो बीटी कॉटन है लगभग 95% एरिया के अंदर ये अपने इंडिया के अंदर आपके बीटी कॉटन को उगाया जाता है। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे जो जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप की जो प्रोसीजर है, किस प्रकार से जीएम जो क्रॉप है उसका निर्माण किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा जीएम
जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जीनोम में परिवर्तित करके इसको तैयार किया जाता है। किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी की तरीके से जीनों के अंदर हेरफेर की जाती है उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर पढ़ेंगे। तो जीएम फसल क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जीनों में परिवर्तित करके तैयार की गई फसल जो है उस फसल को अपन जीएम क्रॉप कहा जाता है। उसके बाद में देखिएगा इस प्रक्रिया में पौधे में नए जीन डीएनए में, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में पौधे में नए जीन डीएनए में समाविष्ट कर उसमें मनचाहे गुणों का समावेश करवाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उस फसल के अंदर नहीं होते। इस लाइन का जो अर्थ है वो अर्थ यह है कि इस तकनीकी में डीएनए के अंदर इस प्रकार से गुणों में फेरबदल किया जाता है कि जो नई क्रॉप है उस नई क्रॉप के अंदर वो जो गुण है वो प्राकृतिक रूप से पहले से अवेलेबल नहीं थे। नए गुणों को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना क्या है, इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जीएम फसलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसकी समय के साथ साथ डिमांड कैसे बढ़ी। तो यहां पर बात करेंगे कीट, रोग एवं प्रतिकूल वातावरण के प्रतिरोधी पौधे तैयार करना। इसका जो पहला जो बेनिफिट है या पहला ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ऐसी फसलें तैयार करना जो कीट और डिजीज रेजिडेंस हो, उसके अंदर किसी प्रकार के कीट व रोग का प्रभाव क्या हो, कम हो। क्योंकि वर्तमान के अंदर फसलों को हानिकारक जो कीट है उन कीटों के द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हानि होती है। तो इसका पहला है, इसी कारण क्या है, जेनेटिक फसलों की आवश्यकता पड़ी। नंबर 2, फसल उत्पादन एवं पोषक क्षमता को बढ़ावा देना, कि ऐसी फसल प्राप्त करना, ऐसा प्रोडक्शन प्राप्त करना जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे, उसके साथ ही उसके अंदर गुणवत्ता की भी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि आपका गोल्डन राइस आता है, गोल्डन राइस की बात करेंगे, सुनहरा चावल, विटामिन ए से भरपूर जो चावल की किस्म है वो किसके द्वारा प्राप्त की गई, आपके इसी जीएम फसल का एक वो एग्जाम्पल है और इसी प्रोसीजर के द्वारा वो प्राप्त किया गया है। तो इसके अंदर जो आपका सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आ गया फसल उत्पादन एवं पोषक तत्व क्षमता बढ़ाना, तो गोल्डन राइस इसका एक एग्जांपल है। और कीट प्रतिरोधी वैरायटियां तैयार करना, उसके अंदर आपने देखा होगा बीटी कॉटन जो आता है वो पिंक बॉलवर्म आता है, उसके प्रति रेजिडेंस आता है। पिंक बॉलवर्म के उस पर इसका क्या होता है, बहुत कम इफेक्ट होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, एक आता है आपके भारत में एकमात्र जीएम फसल बीटी कपास को 2002 के अंदर मंजूरी दी गई। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर मुख्यतः जीएम फसल के रूप में कौन सी फसल को उगाया जाता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर 2002 के अंदर जो बीटी कॉटन है इसको मंजूरी दी गई है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे फ्रूट है जिनको बीटी जो आपका बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है उसके द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए उसको क्या किया गया है कि मार्केट के अंदर उतारने से पहले गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया गया, इसलिए वो मार्केट में नहीं आई। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जो बीटी बैंगन था उसको भी मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन मानवीय खतरों को देखते हुए, मानवीय हितों को देखते हुए उसको मार्केट में आने से पहले उसके ऊपर बैन लगाया गया है। तो यहां पर देखिएगा कि जो जीएम क्रॉप्स है, जीएम क्रॉप्स के जो एग्जांपल है जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल है, ट्रांसजेनिक फसलें हैं, उसके अंदर पहला आता है आपका बीटी कॉटन। तो मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में लंबी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो यहां बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन की विशेषताओं के बारे में अपन बात करेंगे। ये क्या है, कीट प्रतिरोधी एक वैरायटी है जिसमें क्या होता है कि जो आपका कॉटन होता है, कॉटन के अंदर जो बॉलवर्म होता है वो क्या करता है कि आपकी जो क्रॉप आता है उस क्रॉप के अंदर जो आपके जो फ्रूट आता है उस फ्रूट के अंदर क्या करता है, उसको डैमेज करता है और काफी जो लिंट वगैरह है उसको नष्ट करता है। इस कारण कपास का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो बीटी के अंदर एक ऐसी प्रोटीन, ऐसा एक जीन डाला गया है जिसके कारण ये क्या है, उस बॉलवर्म के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है, उस कीट का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद में बात करेंगे गोल्डन राइस, सेकंड जो है आपका गोल्डन राइस की बात करेंगे। गोल्डन राइस है एक सुनहरा चावल जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इससे ज्यादा आपको कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछता। उसके बाद में फ्लेवर सेवर की बात करेंगे। फ्लेवर सेवर क्या है, देरी से परिपक्वता वाला टोमेटो है। तो एक टमाटर की एक ऐसी वैरायटी जिसे आपने देखा होगा, पहले क्या होता था कि जो टमाटर है, टमाटर का ट्रांसपोर्ट करते समय टमाटर के अंदर क्या होता था, उसका जो छिलका है, कवर है, वो कमजोर होता था और टमाटर डैमेज हो जाता था। इसलिए दूरस्थ क्षेत्रों में उसको भेज पाना बहुत मुश्किल था और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो क्या थी, कम थी।
फ्लेवर सेवर के अंदर क्या किया, इसकी देरी से परिपक्वता, इसका मतलब इसका जो बाह्य कवर होता है उसको हार्ड बनाया गया, मजबूत बनाया गया और फ्लेवर सेवर वैरायटी को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजने के लिए, है ना, ये वैरायटी तैयार की है। एक आता है टोबैको है। टोबैको के अंदर भी क्या होता है आपके, ये कीट रेजिस्टेंस वैरायटी इसकी तैयार की है, कीटों का प्रभाव इसके ऊपर कम होता है। और आपका फिफ्थ है मस्टर्ड। मस्टर्ड की बात करेंगे, सरसों की ऐसी बहुत सारी वैरायटियां तैयार की गई है, जैसे आपकी पूसा जय किसान है, बायो 902 है। तो यहां पर बात करेंगे आपकी बायो 902 है, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई मस्टर्ड जो है वैरायटी है। और ये क्या होता है, हर्बिसाइड प्रतिरोधी वैरायटी है। ये क्या होता है कि इसके अंदर खरपतवारों का जो प्रकोप है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से जो जीएम क्रॉप्स के जो मेजर एग्जांपल थे वो मैंने आपको बताए हैं। बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, आपका फ्लेवर सेवर है, टोबैको है, इसके अलावा मस्टर्ड है। ये क्या है आपके जो आपके जीएम क्रॉप्स है इसके मुख्य उदाहरण है। उसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे कि जो बीटी कॉटन है, इस बीटी कॉटन के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो यहां पर बीटी कॉटन के ऊपर रिसर्च करने से पहले अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कॉटन प्रॉब्लम्स। कॉटन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जो अपना कॉटन है, कपास की जो मेजर समस्या है वो मेजर समस्या क्या है। तो यहां पर कॉटन प्रॉब्लम्स है। इस कॉटन प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपको दो सिचुएशन दिखा रहा हूं। यहां पे ये जो डायग्राम है इसको देखकर समझने का प्रयास करना। ये है आपका, ये जो नंबर फर्स्ट डायग्राम है ये फुल मैच्योर कॉटन बॉल। ये क्या है आपका, फुल मैच्योर कॉटन बॉल है, परिपक्व कॉटन बॉल है, जिसके अंदर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फुल मैच्योर और एक सुरक्षित कॉटन बॉलवर्म है, जिसमें कपास का एक रिच सोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जो आपका सेकंड जो डायग्राम है, इस सेकंड डायग्राम के अंदर थोड़ा नजदीकी से देखने का प्रयास करिएगा कि ये आपका क्या है, बॉल है। इस बॉल के अंदर यहां पर होल किया गया है और ये आपके बॉलवर्म का क्या है, ये कैटरपिलर है। जो आपकी जो बॉल है, कॉटन की बॉल के अंदर ये छेद किया है, इसने होल किया है और इसकी जो लिंट थी उस लिंट को क्या किया, इसने डैमेज किया है, नष्ट किया है। इसलिए यहां पर डिस्ट्रॉय कॉटन बॉल बाय बॉलवर्म। तो यहां पर जो डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय का अर्थ क्या होता है, इस बॉलवर्म कीट के द्वारा यहां जो आपकी कॉटन है, कपास है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको नष्ट किया गया है, जिससे किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा क्या होती है, हानि होती है। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा, तो दो सिचुएशन आपके सामने आई। ये फुली मैच्योर कॉटन जो बॉल है ये आपका डिस्ट्रॉय कॉटन बॉल बाय बॉलवर्म है। बॉलवर्म के द्वारा जो बॉल है, आपकी बॉल को क्या किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है कैटरपिलर के द्वारा। उसके बाद अपन बात करेंगे यहां पर कि जो आपका जो कॉटन है उस कॉटन में किस प्रकार के नुकसान होते हैं, उन्हें नुकसान की बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा कि किसान को कैसे नुकसान होता है। तो पहला है, कॉटन इज अटैक्टेड बाय बॉलवर्म्स। तो जो बॉलवर्म्स होता है वो क्या करता है, कॉटन के ऊपर अटैक करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो यहां पर नंबर फर्स्ट है, कॉटन के ऊपर क्या करता है, बॉलवर्म है, अटैक करता है, उसको नुकसान करता है। उसके बाद में सेकंड फेज के अंदर देखिएगा, द इन्फेक्टिव स्टेज इज कैटरपिलर, कि आपकी जो बॉलवर्म है, इस कीट की जो इन्फेक्टिव जो आपकी स्टेज होती है, वो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, वह है आपके कैटरपिलर। तो यहां पर ये लाइन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि जो बॉलवर्म है, बॉलवर्म की सबसे हानिकारक जो अवस्था है, वो हानिकारक अवस्था कौन सी है, वो हानिकारक अवस्था है भैया आपकी कैटरपिलर, कि द इन्फेक्टिव स्टेज इज कैटरपिलर। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे, इट्स अटैक्स एंड बोर्स इनटू टॉप टेंडर और डेलिकेट पार्ट ऑफ सूट, फ्लोर, बर्ड्स एंड बाल्स। तो यहां पर बात करेंगे, ये जो कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर क्या होता है कि जो प्लांट के डेलिकेट पार्ट होते हैं, सूट प्लांट होते हैं, जिसे कोमल भाग कह सकते हैं, फ्लोर है आपका, फ्रूट है, वहां पर क्या करता है, ये अटैक करता है, बॉल्स के ऊपर अटैक करता है और उनके अंदर क्या करता है, हॉल्स करता है। हॉल्स की बात करेंगे, वहां पर क्या करता है, बोर, छेद करता है और उस छेद के कारण इसके अंदर आने वाली जो लिंट है, उस लिंट को क्या करता है, डैमेज करता है। इस कारण आपका कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर भारी गिरावट आती है। उसके बाद में बात करेंगे, बॉलवर्म फॉर्म हॉल्स एंड केसेज, प्रीमैच्योर ओपनिंग
पुरलेंट। तो यहां पर ये जो लाइन है कि जो बॉलवर्म है इसके अटैक के कारण क्या होता है, यहां पर होल्स होते हैं और होल्स होने के कारण क्या होता है, प्रीमेच्योर ओपनिंग, कि इनके स्वयं खुलने से पहले ये क्या होता है, प्रीमेच्योर कंडीशन के अंदर आता है और प्रीमेच्योर कंडीशन में खुलने के कारण क्या होता है, पुअर लिंट। तो यहां पर कमजोर रुई क्या होती है, किसान को प्राप्त होती है, इसलिए पर यहां पर भी क्या होता है, किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में देखिए, प्रोटेक्टिव स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड इज क्विट एक्सपेंसिव। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि आपका जो बॉलवर्म है, इस बॉलवर्म को नष्ट करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड, किसी भी प्रकार के कीटनाशक का स्प्रे करोगे तो आपको आर्थिक रूप से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस कारण अपन क्या करते हैं कि बीटी क्रॉप्स के ऊपर अपने को ज्यादा वरीयता देनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा कि जो आपका बॉलवर्म है इसकी हानिकारक जो स्टेज है वो क्या है, कैटरपिलर है आपका। उसके बाद में ये प्लांट्स के कौन से भाग पे अटैक करता है, तो यहां पर अटैक्स एंड बॉर्स इनटू टॉप टेंडर और डेलिकेट पार्ट्स ऑफ सूट। पादप के जो तना जो है, कोमल तना है, इस कोमल तने के ऊपर, फ्लोर्स, बर्ड्स एंड बॉल्स के ऊपर क्या करता है, ये सबसे ज्यादा अटैक करता है और वहां पर क्या करता है, होल्स करता है, जिसके कारण जो फ्लोर है वो आपका जो बॉल्स है, सॉरी बॉल्स क्या होता है, प्री मैच्योर ओपनिंग होता है, प्री मैच्योर पकने से पहले खुलता है, जिसके कारण पूर्ण आपका लिंट प्राप्त होता है, कमजोर श्रेणी का लिंट प्राप्त होता है, जिससे किसान को आर्थिक रूप से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में प्रोटेक्टिव स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड का जो प्रोटेक्टिव जो आप सुरक्षा के लिए जो स्प्रे करते हो वो मार्केट के अंदर बहुत महंगा खर्चीला कार्य है, इसलिए बीटी जो क्रॉप्स है, बीटी क्रॉप्स को यदि आप यहां पर अप्लाई करते हो तो आर्थिक दृष्टि से आप लोगों को कम नुकसान होता है। उसके बाद देखिएगा, बात करेंगे बीटी क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि बीटी क्या है तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को आज ये समझ में आएगा कि बीटी जो आता है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के द्वारा किस प्रकार से कीटों को नष्ट किया जाता है, वो सारी की सारी प्रोसीजर आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। और आज का वीडियो मैं चाहता हूं आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को आप लिंक भेजकर उनको शेयर करवाना है, साथ ही बेल आइकन को दबाते हुए सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये मैंने काफी दिनों से मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, इसलिए प्रत्येक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स तक ये मैटर पहुंच सके, क्योंकि इसके बारे में क्या है, पूर्णतः जानकारी लोगों को कम है, इसलिए ये मैटर सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचना जरूरी है। तो देखिएगा जो बीटी है, जो व्हाट इज बीटी, बीटी जो है, बीटी की अपन बात करेंगे, इसकी प्रोसीजर है, बीटी क्या है, इसके पूरे शेड्यूल के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा जो बैसिलस thuringiensis है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो बीटी है, बीटी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीटी। पूरे नाम की बात करेंगे बैसिलस thuringiensis। ये बैसिलस thuringiensis जो है ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसिलस thuringiensis क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियम है। इस बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस इंसेक्टिडियल प्रोटीन क्रिस्टल। इस बैक्टीरिया के द्वारा एक ऐसी इंसेक्टिडियल प्रोटीन उत्पन्न की जाती है जो क्या करती है, कीट प्रतिरोधी होती है, वो कीटों को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम है, इसके द्वारा प्रोड्यूस इंसेक्टिडियल प्रोटीन्स क्रिस्टल, कि इसके द्वारा एक ऐसी कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो कि क्या करती है, आपके कीटों को नष्ट करती है। बात करेंगे कौन कौन से कीटों को नष्ट करती है, उनमें सम्मिलित है लेपिडोप्टेरियंस, जिसमें टोबैको बर्डवर्म है, आर्मी वर्म है, एक आता है कोलियोप्टेरियंस में बीटल्स आता है, एक आता है डिप्टेरियंस। तो डिप्टेरियंस में जो फ्लाई है, आपका मच्छर है, ये इसके अंदर क्या है, सम्मिलित है। एक बार पुनः देखिएगा, जो आपका बीटी है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है आपके इंसेक्टिडियल प्रोटीन क्रिस्टल। ये एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जो कीट प्रतिरोधी होती है। बात करेंगे वो किल का अर्थ होता है कि वो कुछ
आपके जो कुछ गण के कुछ ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। लेपिडोप्टेरियंस के अंदर आपके टोबैको बर्ड वर्म आता है, आर्वी वर्म है। कोलियोप्टेरियंस के अंदर आता है आपका बीटल्स आता है। डिप्टेरियंस के अंदर आता है आपका फ्लाई मक्खी है, मच्छर है, ये इसके अंदर सम्मिलित है। बात करेंगे कि इसकी किल प्रोसीजर क्या है। किल प्रोसीजर की बात करेंगे कि बीटी के द्वारा या इस प्रोटीन के द्वारा जो आपका इंसेक्ट है उस इंसेक्ट को किस प्रकार से किल किया जाता है, उसको किस प्रकार से नष्ट किया जाता है। तो यहां पर देखिए किल प्रोसीजर जो है, उस किल प्रोसीजर के अंदर अपन बात करेंगे वो है आपका इंसेक्टिडियल प्रोटीन क्रिस्टल, कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो नॉन एक्टिव फॉर्म में होती है। आपने देखा होगा कि आप ये कहोगे कि सर जो बीटी है उस बीटी के अंदर भी यदि कीट प्रतिरोधी प्रोटीन्स पाई जाती है तो बीटी स्वयं खुद नष्ट क्यों नहीं होता। तो ये क्या होता है, अनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो देखिएगा यहां पर बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिट इन एन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। यहां पर बात करेंगे कि यहां पर जो आपकी टॉक्सिन होती है वो नॉन एक्टिव फॉर्म में होती है, और उस नॉन एक्टिव में फॉर्म में होने के बाद में देखो इसको यदि अपने को एक्टिवेट करना है तो यहां पर एल्कलाइन पीएच ऑफ गट सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल एंड टॉक्सिन एक्टिवेटेड। जैसे ही आप इस जीन को, इस प्रोटीन को आप किसी क्रॉप के अंदर डालोगे, क्रॉप में डालने के बाद उस क्रॉप के ऊपर वो कीट आएगा और उस कीट के अंदर ये प्रोटीन जैसे ही जाएगी तो उसको एल्कलाइन pH ऑफ गट सोल्यूबलाइज एंड क्रिस्टल एंड टॉक्सिन एक्टिवेटेड। तो इसमें पाई जाने वाली ये जो प्रोटीन है वो एक्टिव अवस्था में आती है, और एक्टिव अवस्था में देखिए एक्टिवेटेड क्रिएट प्रोसेस इन मिड गट एपिथेलियन सेल्स। इसका अर्थ क्या होता है कि वो प्रोटीन जो है वो उस बॉडी के अंदर, उस इंसेक्ट के बॉडी में जाने के बाद में यहां पर क्या करती है, उसकी जो इंसेक्ट की मिड गट आती है, एपिथेलियन सेल आती है, उसकी जो आहार नाल होती है उस आहार नाल के अंदर क्या करती है, स्वेलिंग एंड लाइसिस। स्वेलिंग एंड लाइसिस का अर्थ यह होता है कि उसके आहार नाल के अंदर छेद होने के कारण उसमें होल्स होते हैं, बोर होते हैं, उसके कारण वहां पर स्वेलिंग, सूजन, और लाइसिस का अर्थ होता है टूटने की प्रोसीजर चालू होती है। इस कारण वो कीट है उसकी क्या होती है, यहां पर डेथ होती है। सभी दोस्त एक बार पुनः देखिएगा, बीटी की प्रोसीजर जो है उसको मैं पुनः समझाना चाहूंगा। बेसिलस थुरिजेंसियस एक प्रकार का बैक्टीरियम है। इस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस एक ऐसी प्रोटीन यहां पर प्रोड्यूस की जाती है जो कीट प्रतिरोधी होती है। वो जो आपकी प्रोटीन है जो कीट प्रतिरोधी है वो लेपिडोप्टेरा गण के आपके तंबाकू का जो बर्ड वर्म है, आपका आर्मी वर्म है, इसके अलावा कोलियोप्टेरा गण का जो है बीटल्स आता है, डिप्टेरा जो है डिप्टेरियंस है, सॉरी, उसकी फ्लाई है, मच्छर है, उन कीटों को नष्ट करने का ये कार्य करता है। बात करेंगे ये किस प्रकार से उसको किल करता है, उसको मारने की जो प्रोसीजर है, इन कीटों को किल की प्रोसीजर है वो देखिएगा। प्रोसीजर यहां पर इंसेक्टिडियल जो प्रोटीन है वो है, यहां पर देखिएगा बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिट इन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, कि यहां पर जो बीटी के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, अनएक्टिव फॉर्म में होती है। अब यहां पर जैसे ही इस प्रोटीन को, इस जीन को आप किसी पसल के अंदर डालोगे और उस पसल से वो बैक्टीरिया किसी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएगी, तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर इसको एल्कालाइन पीएच ऑफ गट सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल एंड टॉक्सिन। तो यहां पर जो क्रिस्टल और टॉक्सिन है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है। यहां पर एक्टिव फॉर्म में आएगा तो यहां एक्टिवेटेड जो आपका क्रिएट प्रोसीजर जो है इन मिड गट आपका एपिथेलियन सेल्स। तो मिड गट का अर्थ क्या होता है, यहां पर आहार नाल की जो एपिथेलियन सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, छेद होता है, इससे वहां पर स्वेलिंग आती है, वहां पर क्या होता है, लाइसिस होता है, जिस कारण आपका जो है वो आपका जो इंसेक्ट है वो क्या होता है, मर जाता है। इस प्रकार से आप बीटी के द्वारा किसी भी इंसेक्ट को क्या करते हो, नष्ट कर सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे प्रोसेस टू मेक बीटी क्रॉप्स।
कि जो बीटी जो आपकी क्रॉप्स आता है वो बीटी का मैंने फंक्शन बताया कि बीटी किस प्रकार से इंसेक्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहां बात करेंगे प्रोसेस टू मेक बीटी क्रॉप्स, किस प्रकार से बीटी क्रॉप्स तैयार की जाती है। यहां पर देखिएगा यह है आपका बेसिलस thuringiensis, यह आपका बेसिलस thuringiensis है जो बीटी बैक्टीरिया है, बेसिलस thuringiensis है। ये देखो क्या करता है, बीटी टॉक्सिन जीन्स। तो बीटी टॉक्सिन जो जीन है, इस जीन का नाम क्या है, क्राई, वेर आइसोलेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स प्लांट्स। यहां पर ये लाइन है, वो लाइन ये कहना चाहती है कि आपका जो बीटी जो है, इस बैक्टीरिया के द्वारा एक जीन को बाहर निकाला गया, आइसोलेटेड का अर्थ क्या होता है, उसको वहां से पृथक्करण किया गया और इस जीन को विभिन्न प्रकार की फसलों के अंदर स्थानांतरित किया गया। इस जीन के द्वारा एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो प्रोटीन क्या करती है, आपके कीटों को नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे सभी स्टूडेंट देखिएगा क्राइजीन्स। तो आपका ये जो क्राइजीन्स है, यहां पर देखिएगा क्राइजीन को दो भागों में हमने बांटा है। यहां पे एक है प्रोटीन कोटेड बाई क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी। देखिएगा सभी स्टूडेंट, फर्स्ट एसी एंड सेकंड जो एबी है, ये आपका जो जीन है वो कंट्रोल करता है आपका कपास का बॉलवर्म। कपास के बॉलवर्म के लिए उत्तरदायी जो आपका जीन है वो कौन सा है, फर्स्ट एसी एंड सेकंड जो एबी है वो कपास के बॉलवर्म को क्या करता है, नष्ट करता है। जबकि प्रोटीन कोटेड बाय क्राई फर्स्ट एबी, जो प्रोटीन कोटेड जो क्राई जीन है आपका फर्स्ट एबी, वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर। यहां पर बात करेंगे कॉर्न बोरर। तो देखिएगा जो यहां पर आपका कॉटन बॉलवर्म्स है, ये देखिएगा आपका कॉटन बॉलवर्म, ये आपकी वर्म है, ये बॉल है आपका। तो इस बॉल के ऊपर ये देखिएगा, ये जो आपका कैटरपिलर है इस बॉलवर्म का, वो क्या करता है, इसके अंदर होल करता है। तो आपका जो जीन, आपका ये जो जीन है आपका बाई क्राई फर्स्ट एसी और क्राई जो आपका सेकंड एबी है, वो कॉटन बॉलवर्म को नष्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद में बात करेंगे जो आपका क्राई फर्स्ट एबी है, वो जो मक्का है, मक्का का जो छेदक है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो आपने इस मेथड के द्वारा जो वैरायटी तैयार की है, ये देखिएगा इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बीटी क्रॉप्स। तो ये क्या है, आपके कीट प्रतिरोधी वैरायटी है, जिसमें देखा होगा कि इसके ऊपर किसी प्रकार के कीट का अटैक नहीं हुआ, जिसके कारण ये मैच्योर पोजीशन के अंदर है। और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि अपने को प्रोडक्शन प्राप्त होता है तो वहां पर अपने को उत्पादन क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है वो कपास की जो फसल है, उस कपास की फसल के अंदर जो आपका पिंक बॉलवर्म है, कॉटन बॉलवर्म है, उसके अटैक्स के, उसके आक्रमण से आप इसको बचा सकते हैं। फिर लास्ट के अंदर अपन बात करना चाहेंगे कि जो आपका बीटी कॉटन आता है, बीटी कॉटन को पर हेक्टेयर के हिसाब से यदि अपन लगाना चाहेंगे तो उसकी सीड रेट जो होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा इसकी जो सीड रेट है वो है आपके 1.5 kg पर हेक्टेयर, कि 1 हेक्टेयर के अंदर जो आपका बीटी कॉटन का जो आपका सीड रेट है वो कितना है, 1.5 kg पर हेक्टेयर। भारत में सर्वाधिक बीटी कपास जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगाई जाती है। और इसकी जैसे बीकानेरी नरमा है, बीटी यूएसए धारवाड़ एवं जो है बीकानेरी नरमा इसकी वैरायटियां है, बीटी है यूएसए धारवाड़ एवं जो NRCPB है न्यू दिल्ली द्वारा तैयार की गई वैरायटी है। तो यहां पर देखिएगा बीकानेरी जो नरमा है वो आपके NRCPB न्यू दिल्ली के द्वारा तैयार की गई वैरायटियां है। इस प्रकार से आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।